जी हाँ दोस्तों, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा और हमने वादा किया है कि आपको साइंस सब्जेक्ट में कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट लेक्चर हमने कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया है। उम्मीद है आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है या नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के, नेक्स्ट चैप्टर के, जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों इस समय टर्म 2 के जो एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल स्टार्ट हैं और साइंस का एग्जाम होने वाला है। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर का बिल्कुल भी क्लियरिफिकेशन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी और साथ में हम 4 सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन। हम समझेंगे इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, एलिमेंट्स क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे इनका क्लासिफिकेशन हुआ। फिर क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट राउंड आता है वो डोबेनियर से स्टार्ट होता है, डोबेनियर्स पढ़ेंगे। फिर लिमिटेशंस क्या है, क्या कमियां थी जिसकी वजह से डोबेनियर को हटा दिया गया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे, फिर इनकी कमियां पढ़ेंगे जिसकी वजह से इनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी समाप्त हो गया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ा स्थान रहा है। फिर उनके जो फायदे हैं, मेरिट्स हैं वो पढ़ेंगे, जो डिमेरिट्स हैं यानी लिमिटेशंस है वो पढ़ेंगे। और लास्ट में फाइनली हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आज की डेट में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है एक्चुअल में उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खास बातें हैं जिसकी वजह से उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, मेटेलिक कैरेक्टर्स कैसे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स कैसे हैं, एटॉमिक साइज कैसा है, वैलेंसी कैसा है, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट्स। अब किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अब चैप्टर का दे देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की। भैया क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो सबसे सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मान लेते हैं आपने बहुत सारे बर्तन किचन में देखे होंगे, मम्मी ने धोए होंगे या नहीं, जब मम्मी बर्तन किचन में धुल रही हो उस समय आप देखना कि जैसे बर्तन हमने सारे धुले और धुलने के बाद सारे बर्तनों को एक साथ उठा के एक जगह रख दिया। अब अगर आपको चम्मच ढूंढना है तो आपको चम्मच ढूंढने के लिए नीचे तक जाना पड़ेगा, सारे बर्तन निकालने पड़ेंगे, तब जाके चम्मच आपको निकलेगा। ग्लास ढूंढना है तो सारे बर्तन को निकालना पड़ेगा, इधर उधर पलटना पड़ेगा, तब आपको ग्लास मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप देखो कि मम्मी बर्तन धुलने के बाद सारी चीजों को रैक में इकट्ठा कर देती है। ग्लास जहां पे रखना है अलग, चम्मच अलग रखना, थाली अलग रखना, कटोरी अलग रखना है। तो जब भी कभी ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से चीजें दिखा लेते हैं। तो वही चीज यहां पर भी आई कि जब हम बात कर रहे हैं उस समय एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, इतिहास की बात बता रहा हूं, जिस समय हमारे पास गिनती के एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। तो अगर 4-5 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं तो दिक्कत नहीं होती है, आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है। बट जब ये चीज हजारों में, सॉरी ये जब 50-60-70 हो गई तो इनका स्टडी करना, इनके बारे में जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। इसलिए इन्होंने सोचा कि भैया इसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं देयर आर 118 एलिमेंट्स। आज की डेट में 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब 1 एलिमेंट, अगर एलिमेंट्स की बात करें 118 एलिमेंट्स की, तो ये सभी क्या हैं, दे ऑल आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, डिफरेंट है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इंडिविजुअली। और अगर आप इनके बारे में स्टडी करना हो, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। और यही रीजन है कि इसको भी हमने क्लासिफाई किया किस बेस पे, ऑन द सिमिलरिटीज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इनके प्रॉपर्टीज में जो सिमिलरिटीज थी उसके बीच में इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। तो जो सबसे पहले क्या कहते क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय क्या किया गया था कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्लासिफाई किया। फिर इसके बाद जब उन्हें लगा कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स में हैं, नॉन मेटल्स हैं, तो मेटलॉइड्स जोड़ा गया। इस तरह से जो क्लासिफिकेशन की स्टेज स्टार्ट हुई वो यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोर्स की, क्लास की बात करते हैं, तो अर्ली अटेम्प्ट्स यानी जो सबसे पहले हुए थे वो आपका डोबेनियर का ट्राइड्स था। डोबेनियर ट्राइड्स ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है कह सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, जैसे व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर दिया इस तरह से। फिर क्या किया, लिखा हुआ है दीज एलिमेंट्स नोन एज ट्राइड्स, और उन्होंने
क्या किया, ग्रुप्स बनाए। किसके, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए। जैसे मान लेते हैं कि एक ग्रुप इन्होंने ये बना लिया, दूसरा ग्रुप ये बना लिया, इस तरह से तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उन्होंने बोला कि इन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। क्लियर हो गया। इसी तरह ये दोनों एलिमेंट्स चूंकि एक ग्रुप में रखे गए हैं तो इन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, और इन्हें ये हम बोलते हैं ट्रायड्स। ट्रायड्स मतलब क्या होता है, तीन होता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं, चाहे हम लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें और पोटेशियम की बात करें, तो उस समय जब इनका क्लासिफिकेशन हुआ था तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों क्या है, एक ही ग्रुप में रखा गया था। तो पहली चीज है इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। आगे लिखा हुआ है द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द थर्ड वाज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। यानी यदि 7 और 39 का एवरेज निकालेंगे, 7 और 39 का एवरेज निकालेंगे तो आता है 23, और 23 किसका है, जो सेंटर में एलिमेंट्स है उसका। ठीक है, क्या समझ में आया, दो चीजें आपको समझ में आई। पहली चीज ये समझ में आई कि भैया जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दीजिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और कहा कि ग्रुप में, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं। और अगली बात उन्होंने बताया कि यदि हम लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख चुके हैं। आगे बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं, इनकी कमियां क्या थी जिसकी वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया था। तो एक्चुअली उस समय जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनमें से केवल 3 ट्रायड्स इन्होंने बनाए थे। यानी अगर मान लेते हैं कि हमारे पास A B C D E F G H I J K L M N O P Q, कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया। तो कैसा किया, इन 3 एलिमेंट यहां पर ग्रुपिंग कर दी, 3 एलिमेंट्स यहां पर ग्रुपिंग कर दी और 3 एलिमेंट्स यहां पर ग्रुपिंग कर दी। बाकी जितने एलिमेंट्स थे उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो भैया बाकी एलिमेंट का फिर स्टडी हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल उन्होंने सभी एलिमेंट्स में से केवल 3 ट्रायड्स बनाए थे, जिनमें फर्स्ट आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम था, सेकंड आपका कैल्शियम, स्टांसियम, बेरियम था और थर्ड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन थी। यानी कह सकते हैं केवल 9 एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया था, बाकी बच गए थे। तो ये लिमिटेशन की वजह से इनका जो लॉ है जिसे हम बोलते हैं डोबेनियर ट्रायड्स, वो समाप्त हो गया था या बंद कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि उसके बाद नए साइंटिस्ट आते हैं और नई चीज आपको लेके आते हैं। तो उसमें दूसरा नंबर आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव मतलब होता है 8, ऑक्टेव मींस 8। तो इनका कहना क्या था, पहली बात तो जो हम न्यूलैंड्स की बात करते हैं तो न्यूलैंड्स तो सबसे पहले एक कह सकते हैं म्यूजिक लवर इंसान थे, बहुत ज्यादा म्यूजिक पसंद करते थे। तो जिस तरह से आपको पता है कि म्यूजिक में कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद फिर से सा आ जाता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये म्यूजिक लवर होने की वजह से इन्होंने अपने म्यूजिक को उनके पीरियोडिक टेबल में डाल दिया। तो उन्होंने किया क्या कि न्यूलैंड अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यानी इन्होंने भी जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया एटॉमिक मास के। और उन्होंने पाया कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर 8वां एलिमेंट, यानी पहले से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 8वां एलिमेंट और पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर दिखाई देती है। ही कंपेयर दिस टू ऑक्टेव फाइंड्स म्यूजिक। और इन्होंने कंपेयर किससे किया था, म्यूजिक के जो सुर होते हैं उससे किया था, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहां पर आप देखिए, जैसे यहां पर देख लीजिए, तो ये आपका हाइड्रोजन पहला है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इनका मतलब था कि ये पहला और 8वां इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सोडियम से, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये पहला और ये 8, यानी सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया कि भैया एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। यानी अब आपको केवल 8 ग्रुप यानी 8 ग्रुप तक स्टडी करना है। यदि आपने 8 ग्रुप की स्टडी कर ली तो अपने सारे एलिमेंट की स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये रीजन था क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ने डोबेनियर से थोड़ा सा ज्यादा काम किया, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थी, वो हम डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। बेटा ध्यान रखना, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको लिख लिख के याद करना रहे। ठीक है, तो ही सेड दैट देयर आर ओनली 56 एलिमेंट इन नेचर।
यानी उस समय अगर हम बात करें जिस समय इन्होंने न्यूलैंड्स ने क्लासिफिकेशन किया था तो उस समय नेचर में केवल 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे एंड नो न्यू एलिमेंट्स वुड बी फाउंड, और उन्होंने कहा था भैया इससे ज्यादा अब एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होंगे, बट व्हेन न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड ही हैड नो आंसर टू से। और इसके बाद जब नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, मैंने बताया था ना कि आज की डेट में अपने पास कितने एलिमेंट हैं, तो 118 एलिमेंट्स हैं, और इन्होंने बोला था भैया 56 के अलावा होंगे ही नहीं। तो यानी जब नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो उनके लिए इनके पास कोई भी आंसर नहीं था। ये पहली लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन कहती है इन ऑर्डर टू फिट ऑल द एलिमेंट्स इन हिज टेबल ही पुट 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट व्हिच वे आर नॉट सिमिलर एंड रॉन्ग। क्या क्या जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो प्रॉपर्टीज मिलाने के चक्कर में एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट्स रख दिए, ठीक है। उसके बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं हुई, जो कि गलत होता है, मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पर देखिए, यहां पर सेलेनियम और लैंथेनियम इन दोनों एलिमेंट्स को इन्होंने एक साथ रख दिया, क्योंकि यदि लैंथेनियम को आगे ले जाते तो इनकी प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करता। तो इस तरह से अगर हम बात करें इसकी और इसकी बात करें तो ये लगातार 2 एलिमेंट्स हैं, यानी इनमें 8वां एलिमेंट सिमिलर होगा, ऐसी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। तो ये आपका सेकेंड लिमिटेशन हो गया। थर्ड लिमिटेशन कहता है कि इच वाज आल्सो सीन दैट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। यानी जो प्रॉपर्टीज का मिलने का जो तरीका था वो कहां तक था, केवल कैल्शियम तक था, यानी यहां तक। अब कैल्शियम के बाद जैसे हम क्रोमियम तक पहुंचते हैं तो आपको पता है कि बोरान नॉन मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, क्रोमियम मेटल है, ठीक है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो यहां पर इसके बाद के जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज में मैच नहीं कर रहा था, ये इनकी तीसरी मिस्टेक हो गई। अगली मिस्टेक कहता है, नेक्स्ट कहता है, चलिए अब हम बात करते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये आपके तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मतलब इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज तक के लिए नॉमिनेट किया गया था, नोबेल प्राइज के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कि नोबेल प्राइज जब अनाउंस होने वाला था, यहाँ जब इन्हें दिया जाना था, तो इसके पहले इनकी डेथ हो जाती है, तो इनको नोबेल प्राइज तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके बदले में आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर एलिमेंट 101, 101 नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम ही रख दिया गया मेंडेलियम। तो मेंडलीव की वजह से मेंडलेवियम उसका नाम रख दिया गया, यानी ये उनको एक सम्मान प्राप्त हुआ था। अब इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने भी वही किया था। दिस टेबल हैड बीन डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। यानी इन्होंने भी यही कहा था कि भैया जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करती है। लेकिन इन्होंने कहा था कि एक निश्चित अंतराल के बाद, इन्होंने ये नहीं बोला था कि 8वें में आएगा, 9वें में आएगा, 10वें में आएगा, बिल्कुल फिक्स नहीं किया था। इन्होंने बोला था, यहां पर देखो क्या लिखा है, स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑन देयर एटॉमिक मास। यानी पीरियोडिक मतलब होता है एक निश्चित अंतराल के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, वो लगभग सेम होंगी, लगभग सिमिलर होंगी, लगभग रिलीव होंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इनके ग्रुप्स की बात करते हैं। तो द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, यानी जो इस तरह के कॉलम थे उनको ग्रुप्स कहते हैं। एंड देयर आर 8 ग्रुप्स इन हिज टेबल, और इनके टेबल में ग्रुप्स कितने थे, तो 8 ग्रुप्स थे। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं, द हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो मींस दिस वन, ये आपके हॉरिजॉन्टल रो है ये, ठीक है। लेकिन इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी आपकी 6। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे वो 8 थे और जो पीरियड्स थे वो कितने थे, 6 थे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं प्रत्यक्ष रूप से। तो ये आपका इनका पीरियोडिक टेबल है। पहली चीज तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था 8 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th ग्रुप है। 6 पीरियड है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसके बाद इन्होंने भी वही किया था कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको सबको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उसमें रखा था। और इन्होंने बताया था कि सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये इनकी बात हो गई, ठीक है। तो ये उनका पीरियोडिक टेबल है। अभी इसमें जो कमियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी इनके अचीवमेंट्स क्या थे, इनकी कौन कौन सी अच्छी बातें थी जिसकी वजह से इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो नोबेल प्राइज तक के लिए नॉमिनेट होता है। तो पहला चीज है, ही क्लासिफाइड ऑल 63 एलिमेंट्स। यानी आपने देखा था न्यूलैंड्स ने 56 एलिमेंट्स में कैल्शियम तक ही उनका प्रॉपर्टी मिलता था, लेकिन 56 को क्लासीफाई किया था। लेकिन इन्होंने पूरे 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जो कि उस समय डिस्कवर्ड थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज,
ठीक है। आगे लिखा ही लेफ्ट गैप्स फॉर एट टू डिस्कवर्ड एलिमेंट। उन्होंने क्या किया होशियारी कि भैया उन्होंने एलिमेंट कुछ लिखे, भैया यहाँ कैल्शियम लिख दिया और यहाँ पर टाइटेनियम लिख दिया। तो यहाँ पर इन्हें लगा कि भैया यहाँ पर एटॉमिक मास में कुछ ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा, और ऐसा सोच के उन्होंने ये वाला जो ब्लॉक है उसको खाली छोड़ देते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है तो उसको हम इस स्थान पे रख देंगे, और इस स्थान पे रखने से पीरियोडिक टेबल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आगे लिखा हुआ है he predicted the properties of undiscovered element and thus helped to discovery of these elements later on। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी, तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, इसके ऊपर जो ब्लॉक होगा उसकी जैसी, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि he named them prefixally a संस्कृत न्यूमेरिकल एका। जैसे मान लेते हैं यहां पर एल्यूमिनियम है, तो इसका नाम क्या आएगा, तो इसका एल्यूमिनियम, इसका नाम आ जाएगा एका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये उन्होंने नाम भी प्रेडिक्ट कर दिया था। और सबसे अंतिम बात है कि प्रोसीडिंग सिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, एक्का बोरान, एक्का एल्यूमिनियम, ऐसा करके उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था, और बाद में ये सारी चीजें सही भी हुई, जिसकी वजह से इसको हम बोल सकते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की कि भैया इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी क्या, तो बिल्कुल इसमें भी लिमिटेशंस हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंशन्ड इन ऑल केसेस। यानी इन्होंने बोला था कि एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि यह हमेशा सही नहीं। कैसे, कोबाल्ट विथ हायर बिफोर आयोडीन। मैं आपको सीधे पीरियोडिक टेबल पर ले जाता हूं। इन्होंने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो आप ध्यान से देखिए यहां पर 58.93, 58.71, ध्यान आया, 58.93 और 58.71, यानी ये वाला पीरियोडिक कम, एटॉमिक मास कम है, इसको ज्यादा है, यानी इसको इसके स्थान पर रहना चाहिए, इसको इसके स्थान पर रहना चाहिए, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया था। ध्यान में आया इसका मिस्टेक, इन्होंने ऐसा नहीं किया था, जिसकी वजह से भी ये पीरियोडिक टेबल जो है कह सकते हैं कि ये लिमिटेशंस जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। इसी तरह और भी है, और भी कई जगह ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आप लोग भी अगर खोजेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है, और अगर आप चाहो तो मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ कि इनका जो मिस्टेक वो किस तरह से आपको दिखेगा। चलिए मैं आपको एक और यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए एल्यूमिनियम का है 29.98 और सिलिकॉन का है 28.09। तो 28 कम है, तो इसका मतलब इसको पहले होना चाहिए और इसको बाद में होना चाहिए, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया था, और यही रीजन है कि इसकी ये लिमिटेशंस होती है और इसको फिर समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे हम बात करते हैं। लिखा हुआ है दिस टेबल डिड नॉट प्रोवाइड प्लेस फॉर नोबल गैसेज विच आर डिस्कवर्ड लेटर। यानी इन्होंने नोबल गैस के लिए कोई भी प्लेस नहीं दिया था जो कि बाद में डिस्कवर्ड है। आपको पता है उसमें हीलियम, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये बाद में डिस्कवर्ड हुई, पर इसके लिए इन्होंने कोई भी प्लेस नहीं छोड़ा था। ये दूसरी आपकी लिमिटेशन हो जाती है। थर्ड लिमिटेशन कहता है कि देयर वाज नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप। अब इन्होंने आइसोटोप के लिए सेपरेट प्लेस नहीं दिया था। कैसे भैया, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक आइसोटोप्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं 1h1, 1h2, 1h3। अब तीनों का जब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो इनको तीनों को अलग अलग स्थान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन के लिए केवल एक स्थान दिया था, तो ये भी इसकी लिमिटेशंस हैं। और लास्ट लिखा हुआ है ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और इन्होंने हाइड्रोजन के लिए कोई भी करेक्ट पोजीशन नहीं दी थी। यानी कह सकते हैं जिस तरह से हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और लिथियम और सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो इन तीनों का हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, यानी प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, फिर भी इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो भी मिस्टेक है। क्लियर है। चलिए तो ये हो गई आपकी इसकी लिमिटेशंस। अब हम आते हैं अपने लास्ट और अंतिम और बेस्ट, कह सकते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी आई कब, 1913 में। 1913 में। अब कोई बोलता है कि भैया ये बार बार क्लासिफिकेशन क्या जरूरत है, भैया पुरानी जो कमियां थी उन कमियों को सुधार के कोई नया भी दिया जाता, नया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज तक कोई कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी कमी है, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि वो कमी आप
दूर करोगे। तो ये किसने दिया था, तो पूछा जाता है आपका 1913 में हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर, इन्होंने क्या लिया था कि उन्होंने कहा था कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंक्शनल प्रॉपर्टीज, यानी जिस तरह से अभी जितने भी आपके वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सभी ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास पे किया था। और ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस माना था और बताया था कि एटॉमिक नंबर इज द एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ज्यादा अच्छा है। आगे लिखते हैं दिस लॉ स्टेट। अब ये लॉ क्या है, ये लॉ पूछा जाता है तो यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कभी एलिमेंट्स को यदि उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उस समय जो है ये इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होंगी, सेम होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, आगे कहता है दिस मींस दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर एक्रेटेड रेगुलर इंटरवल्स। क्लियर है, और इसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आगे बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, है कैसी, तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पहली प्रॉपर्टी है। आगे कहता है दिस टेबल वाज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट्स थे उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे इनको अरेंज किया था। और नेक्स्ट कहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम, जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं, यानी ग्रुप्स कितने हो गए आपके, अगर हम बात करें ग्रुप्स कितने हैं तो आप कह सकते हैं 18 एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो, जिन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। कितने हैं, 7 हैं। पीरियड्स कहां से हैं, 1 to 7, और ग्रुप्स कितने हैं, 1 to 18। क्लियर है, चलिए ये रही आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसका था आपको इंतजार। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी है, आपके सामने रंग बिरंगी तस्वीर आपके सामने। अब यहां पर जितने भी एलिमेंट्स मैंने बताए थे वो सभी एलिमेंट आपके सामने हैं। अब यहां पर इसको पहले सबसे पहले देख लेते हैं। H जो है इसका सिंबल है, 1 जो लिखा हुआ एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन उसका नेम है और एटॉमिक मास उसके नीचे लिखा हुआ है। तो इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स के जहां पर जो भी लिखा हुआ है वो उसका उस तरह से इंफॉर्मेशन रहेगी। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 18 है। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 13 14 15 16 and 17 और 18 हो गए ग्रुप, जिसे हम बोल सकते हैं वर्टिकल कॉलम्स। अगर हम बात करेंगे पीरियड्स की बात करेंगे तो पीरियड्स आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हॉरिजॉन्टल रो हैं, ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी पीरियड्स। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर जो आपका ग्रुप नंबर 1 और 2 है इन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 to 12 इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 to 18 इन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पर नीचे आप देखिए जिसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट हैं वो इन्हें कहते हैं लेंथेनाइड और इनको बोलते हैं एक्टिनाइड। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए रेड कलर में दिखाई देती हैं, ये सभी क्या हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं। जो आपके इस कलर में दिखाई दे रहे हैं ये आपके अर्थ मेटल्स हैं। फिर ये आपके ग्रीन कलर में जो बेसिक मेटल्स हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स हैं यानी मेटलॉइड्स जिन्हें हम कहते हैं इस कलर में। तो ये कलर वाइज भी आप इनका स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका इमेज फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मैंने भी ग्रुप्स की बात की थी, तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो किसका है, वो एल्कली मेटल्स का है। सेकेंड वाला ग्रुप जो है वो एल्कली अर्थ मेटल का है। ट्रांजिशन मेटल जो आपका ग्रुप नंबर 3 to 12 है इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। बोरान फैमिली 13 को बोलते हैं, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली या इसको हम बोलते हैं प्रिक्टोजन्स, 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली या कैल्कोजन्स, और 17 को हेलोजेंस और 18 को बोलते हैं हम इनर्ट गैस या नोबल गैसेस। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप ग्रुप वाइज इनका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो बहुत सारी विसंगतियां थी, जो बहुत सारी कमियां थी जो आपने पीछे देखा है, उसको किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दूर करता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ आइसोटोप,
जैसे उन्होंने बोला था कि भैया आइसोटोप के 3 आइसोटोप होते हैं, तीनों के लिए अलग अलग स्थान चाहिए क्योंकि सभी का एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये पहली समस्या दूर कर दी गई क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर लिया है और जितने भी आइसोटोप हैं, चाहे हम 1H1 की बात करें, 1H2 की बात करें, 1H3 की बात करें, सबका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, यानी ये समस्या दूर हो गई। सेकंड कहता है कोबाल्ट विथ एटॉमिक नंबर 27 फर्स्ट एंड निकल 28 शुड बी लेटर। ठीक है, तो ये भी अब हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे हो गया, तो जो पहले है वो पहले, जो बाद में वो बाद। दूसरी समस्या दूर हो गई। तीसरी कहता है कि अनलाइक एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, यानी जो आपका एटॉमिक मास था वो क्या था, उन नंबर्स में था। ठीक है, लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है, यानी उनके बीच कुछ भी आने की संभावना ना के बराबर है। जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करते हैं 5.3 6.4, तो इनके बीच में कितना आ सकता है, इसके बीच में 5.5 भी आ सकता है, 5.8 भी आ सकता है, 6.0 भी आ सकता है, 6.2 भी आ सकता है। लेकिन अगर कभी हम बोलें भैया आपको 6 और 7 के बीच में, तो 6 और 7 के बीच में क्या है, कुछ भी, नथिंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल टेल अस इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, यानी किसी भी एलिमेंट की जो सिचुएशंस है, जो जगह है, वो बताती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और आगे कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और उसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं कि उसमें बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे अंतिम, सबसे लास्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। तो पहला है आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं कि किसी भी एटम में, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया वैलेंस सेल कौन सा है, तो वैलेंस सेल आपका है Lm। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपका इलेक्ट्रॉन है आपका 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, पहले इंक्रीज होती है 1 to 4 और फिर डिक्रीज होती है 0 तक। मतलब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले की वैलेंसी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर डाउन होगा 3 2 1 0, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पहले वैलेंसी बढ़ती है 1 2 3 4, फिर घटती है 3 2 1 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैलेंसी। आगे कहता है कि वैलेंसी रिमेन इन द सेम डाउन इन ग्रुप। यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंसी सबकी क्या होती है, सेम होती है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन की एक होती है, लिथियम की एक होती है, सोडियम की एक होती है, पोटेशियम की एक होती है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी की वैलेंसीज क्या होंगी, सेम होंगी। या फिर सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो ये होगी वैलेंसी। दूसरी चीज हम बात करते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर हम बात करें कि भैया ऊपर से नीचे आने पे, तो ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, उसमें 1 सेल है, लिथियम में 2 सेल है, सोडियम में 3 सेल है, पोटेशियम में 4 सेल हैं। यानी ऊपर से जैसे नीचे आते जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते नहीं और ना तो कम होते हैं, फिर भी साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो साइज कम होने के पीछे रीजन क्या है वो थोड़ा सा समझना। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सोडियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, या फर्दर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो सोडियम में अगर हम बात करें तो सोडियम में लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। मैग्नीशियम में लास्ट में 2 है, एल्यूमिनियम में लास्ट में 3 है, सिलिकॉन में लास्ट में 4 एलिमेंट्स है। इस तरह से इनकी सिचुएशंस रहती हैं। क्लियर। लेकिन इसमें रीजन क्या है कि इनका साइज जो है डिक्रीज होता है। तो साइज डिक्रीज होने के पीछे रीजन ये है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर की ओर अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो इसका जो आउटर बॉडी है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ खिंच जाएगा, जिसकी वजह से इनका साइज लेफ्ट से राइट जाने पर कम होता जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर कहता है कि मेटालिक कैरेक्टर्स मींस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन।
यानी कोई भी एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसकी जो टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो आपको पता है कि जो सोडियम है वो सबसे अच्छा लूज कर सकता है, मैग्नीशियम उससे कम करता है, एल्यूमिनियम उससे कम करता है, सिलिकॉन उससे कम करता है या करता ही नहीं है। तो इस तरह से लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड इन द पीरियोडिक टेबल, वो भी हमने देखा ही है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस। लेकिन अगर बात करें नीचे आने की तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन टू ग्रुप एज रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजेस। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ध्यान से सुनना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि आपको पता है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो आउटर ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, ये जो अट्रैक्शन बल होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी ये फोर्स जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही मुश्किल से लूज होगा। जब इलेक्ट्रॉन जितना मुश्किल से लूज होगा उसका मतलब उसमें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ज्यादा रहेंगी। ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा है आपका नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो negative as they tend to form bonds by gaining electrons. Non-metals occupy right side in the periodic table and non-metallic character increases across a period because due to the increases of effective nuclear charge. यानी वही रीजन है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो सकता है। इसका मतलब उसकी जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होगी। कहाँ से, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, चलिए तो हम सारी चीज लिखे हुए। इन मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल व्हेन सेमी मेटल्स मतलब मेटालॉइड्स, यानी जब तो नॉन मेटल और मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्लियर है, तो ये सारे टॉपिक हुए जिनको हमने बारीकी से डिस्कस किया गया है। तो ये केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, 100% लिख के ले लो, 99% आपके क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फिर हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के क्वेश्चंस की, और इस तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो कवर होंगी ताकि आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छी से हो पाएगी। ठीक है, तो समाप्त करते हैं। सबसे पहले चीज है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपने वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि 11th और 12th में भी हम आपके साथ रहेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर। और प्रेस आइकन बिल्कुल भी, बेल आइकन बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी वीडियोज रहती हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, जिसे हम कहते हैं जादू नहीं विज्ञान है, तो उसका नोटिफिकेशन को आपको जल्दी मिल सकता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस, यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। यू कैन आल्सो शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है इट इज़ वेरी हेल्पफुल तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फॉर स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप scientificknowledge.in जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है विजिट कर सकते हैं। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।